नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड्स तेजस्वी मन का हिंदी ऑडियो। तो आइए सुनते हैं इसका तीसरा भाग, समर्पित अध्यापक साधक वैज्ञानिक। देश के महान मनीषियों के पास वह योग्यता थी कि वे अपने स्वप्नों को वास्तविकता में बदलने के प्रयास में दूसरों को भी अपने साथ लेकर चल सकते थे। उनके लिए देश स्वयं उनसे बड़ा था और वे अपने स्वप्नों को यथार्थ बनाने के काम में हजारों लोगों को साथ ला सकते थे। दिसंबर 2000 में मैंने अध्यापक रत्न टी तोताद्री अयंगर के जन्मशती समारोह में हिस्सा लिया। मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से सन 1954 में विज्ञान में स्नातक की दीक्षा ली थी। युवा छात्र की हैसियत से मैंने उस वक्त प्रोफेसर टी तोताद्री अयंगर के अद्भुत दिव्य व्यक्तित्व को हर सुबह कॉलेज के परिसर से गुजरते और BSc ऑनर्स तथा MSc के विद्यार्थियों को उन्हें गणित पढ़ाते देखा था। छात्र उन्हें इस हैरानी के साथ देखते थे जैसे कोई गुरु को देखता है, जो वास्तव में थे भी। जब वे चलते थे तो लगता था जैसे ज्ञान का प्रकाश उनके चारों ओर आभामंडल सा फैला है। उस वक्त कैलकुलस श्रीनिवासन मेरे गणित के अध्यापक थे। वे प्रोफेसर तोताद्री अयंगर के बारे में सम्मानपूर्वक बातें करते और BSc ऑनर्स प्रथम वर्ष तथा BSc भौतिकी प्रथम वर्ष के छात्रों की संयुक्त कक्षा की व्यवस्था भी करते ताकि प्रोफेसर अयंगर छात्रों को पढ़ा सके। मुझे भी ऐसी कक्षाओं की बदौलत ही उनसे पढ़ने का मौका मिला, जिसमें आधुनिक बीजगणित और सांख्यिकी जैसे प्रमुख विषय हैं। जब हम BSc प्रथम वर्ष में थे तो कैलकुलस श्रीनिवासन 10 सर्वाधिक मेधावी छात्रों का चयन सेंट जोसेफ के मैथमेटिक्स क्लब के लिए करते, जहां प्रोफेसर तोताद्री अयंगर के व्याख्यानों का लाभ उन्हें मिलता। सन 1952 में एक दिन उन्होंने भारत के प्राचीन गणितज्ञों और खगोलविदों पर व्याख्यान दिया। वे लगभग 1 घंटे तक बोलते रहे। वह व्याख्यान अभी मेरे कानों में गूंजता है। यहाँ मैं आपको देश के कुछ उन प्राचीन गणितज्ञों के बारे में अपने विचार बताऊंगा, जिनकी झलक मुझे प्रोफेसर तोताद्री अयंगर के व्याख्यानों में मिली थी। 476 ईस्वी में कुसुमपुरा में जन्मे आर्यभट्ट खगोलविद और गणितज्ञ थे। वे उस समय तक ज्ञात संपूर्ण गणितीय ज्ञान का खजाना थे। जब उन्होंने 2 भागों में आर्यभट्टियम लिखी, तब उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। इस पुस्तक में बीजगणित, त्रिकोणमितीय और खगोल विद्या तक को शामिल किया गया। उन्होंने त्रिकोण और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना संबंधी सूत्र दिए तथा पिरामिड का आयतन पता करने का भी प्रयास किया। उन्होंने ही सबसे पहले पाई अर्थात वृत्त के परिमाप और उसके व्यास के अनुपात का सही मान 2.1416 का पता लगाया। इस महान खगोल शास्त्री के सम्मान में ही भारत ने सन 1975 में प्रक्षेपित अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के बिल्लामल में राजा हर्ष के साम्राज्य में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा। उन्होंने खगोल शास्त्रीय अध्ययनों को अद्यतन किया। उन्होंने प्रोग्रेशन और ज्यामिति पर भी काम किया तथा अलग अलग डिग्रियों की इंटरमीडिएट समीकरणों तथा क्वाड्रेटिक समीकरणों के भी हल सुझाए। भास्कराचार्य भी अपने समय के महान मनीषी हुए हैं। उनका जन्म 1114 ईस्वी में विज्जलवाड़ा, जो अब कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है, में हुआ। उन्होंने 4 अध्यायों वाले प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। उन्होंने खगोल विद्या तथा बीजगणित पर भी काम किया और उन्हें ऐसे मान्य गणितज्ञ होने का गौरव प्राप्त है जिसने आर्यभट्ट की खोज के आधार पर तैयार अवधारणा की मदद से शून्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके सम्मान में इसरो के दूसरी श्रेणी के उपग्रहों का नामकरण भास्कर प्रथम तथा भास्कर द्वितीय रखा गया। भारत के इन 3 गणितज्ञों के कार्य के संदर्भ में ही अल्बर्ट आइंस्टीन की इस टिप्पणी को समझा जा सकता है। हम भारतवासियों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बगैर कोई भी वैज्ञानिक खोज नामुमकिन है।
इनके बाद मुझे एक अन्य प्रबुद्ध मनीषी का ध्यान आता है जिनका कार्यकाल हमारी अभी की स्मृति में कैद है। वे हैं श्रीनिवास रामानुजन। वे केवल 33 वर्ष तक जीवित रहे। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा या रोजी रोटी कमाने का जरिया भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और विषय के प्रति लगाव के चलते उन्होंने गणित संबंधी शोध में काफी योगदान दिया और उनके कई कार्यों पर तो अभी गहन अध्ययन जारी है, जिसके लिए गणितज्ञों से मदद ली जा रही है। रामानुजन अद्भुत मनीषा प्राप्त गणितज्ञ थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के पत्थरदिल गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी तक के हृदय को पिघला दिया था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हार्डी ने ही रामानुजन की खोज की थी। हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही एक और रामानुजन की तलाश स्कूलों में क्यों नहीं करते? मेरे मित्रों, आप सभी अवकलन की बजाय सभी क्षेत्रों में समाकलन क्यों नहीं करते? हर एक पूर्ण संख्या रामानुजन की व्यक्तिगत मित्र थी। रामानुजन को दी गई श्रद्धांजलि में यह बात कही गई जो जरा भी गलत नहीं थी। हार्डी ने विभिन्न मनीषियों को 100 के पैमाने पर आंकते हुए 30 के आसपास अंक दिए, जबकि बहुत कम को उन्होंने 60 तक भी अंक दिए थे। लेकिन रामानुजन के बारे में उनकी राय थी कि केवल 100 का अंक ही उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन करता है। रामानुजन या भारतीय मनीषा को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। रामानुजन ने प्राइम संख्याओं, हाइपर ज्यामितिक श्रृंखला, मॉड्यूलर फंक्शन, सम मैजिक स्क्वायर के अलावा दीर्घवृत्तों की ज्यामिति, वृत्त के वर्ग इत्यादि पर भी काम किया था। मुझे उम्मीद है कि गणित के युवा छात्रों को पढ़ाने और प्रेरित करने वाले असाधारण अध्यापक आने वाले वर्षों में भी अपना अतुलनीय और महान कार्य जारी रखेंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारतीय बौद्धिकता के झंडे गाड़े जा सके। खगोल भौतिकविद प्रोफेसर एस चंद्रशेखर ने भारतीय गणित की परंपरा को विदेश में भी जारी रखा। वास्तव में गणित तो सर्वव्यापी है। यह परंपरा अन्य के अलावा प्रोफेसर C.A. शेषाद्रि, प्रोफेसर J.V. नार्लिकर, प्रोफेसर M.S. नरसिंहन, प्रोफेसर S.R.S. वर्धन, प्रोफेसर M.S. रघुनाथन, प्रोफेसर नरेंद्र कर्माकर तथा प्रोफेसर अशोक सेन द्वारा आगे जारी रहेगी। सर C.V. रमन ने महालेखाकार कलकत्ता के कार्यालय से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनके भीतर के वैज्ञानिक ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया और वे हमेशा ही उन गुत्थियों के समाधान तलाशने में जुटे रहते थे जो उन्हें परेशान कर रही थी। सौभाग्यवश उन्हें महान शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी का सहयोग मिला, जिन्होंने C.V. रमन को उनकी शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि रमन प्रभाव की खोज, जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया, किसी बड़े भारी खर्च से तैयार विशाल संस्थान में नहीं की गई थी। मेरा मानना है कि दुनिया को भारतीय मेधा का लोहा मनवाने की चाह ही सर C.V. रमन की प्रेरणा रही थी। यही बात प्रोफेसर एस चंद्रशेखर पर भी लागू होती है, जिन्हें ब्लैक होल्स पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी जीवनी चंद्रा में कुछ दिलचस्प वक्तव्य हैं। इसमें लिखा है कि चंद्रा ऐसे समय में पले बढ़े जिसे विज्ञान, कला और साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है तथा जिस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन ने भी प्रेरक चिंगारी का काम किया था। J.C. बोस, C.V. रमन, मेघनाथ साहा, श्रीनिवास रामानुजन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर अपने वैज्ञानिक और सृजनात्मक प्रयासों के बूते पर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं अन्य के समकक्ष राष्ट्रीय नायक बन गए थे। संभवतः उनकी सफलताओं ने रचनात्मक वातावरण के निर्माण में योगदान दिया। भले ही कुछ भी हो, यह जानना महत्वपूर्ण है, जैसा कि चंद्रशेखर ने भी कहा था, आधुनिक युग में सन 1901 से पहले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या स्तर का कोई भारतीय वैज्ञानिक नहीं था। फिर सन 1920 से 1925 के बीच हमारे बीच एकाएक 4 या 5 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। मैंने स्वयं इस घटना को स्व अभिव्यक्ति की आवश्यकता से जोड़कर देखा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान युवाओं की मुख्य प्रेरणा बन गई थी। स्वयं की उपस्थिति को जतलाना
राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गया था। भारत एक गुलाम देश था, लेकिन खासकर विज्ञान के क्षेत्र में हम पश्चिमी देशों को दिखा सकते थे कि हम उनके बराबर हैं। यहाँ मैं सर सीवी रमन के उस संदेश को दोहराना चाहूँगा जो उन्होंने सन 1969 में युवा स्नातकों को संबोधित करते हुए दिया था। आप सभी युवकों और युवतियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप उम्मीद तथा हिम्मत मत छोड़ें। आपके समक्ष मौजूद कार्य के प्रति समर्पण भाव रखने से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं बिना किसी विरोधाभास की आशंका के कह सकता हूँ कि भारतीय मेधा किसी भी मायने में एंग्लो सैक्सन मेधा से 19 नहीं है। हम में अगर कोई कमी है तो वह है साहस की और उस प्रेरक शक्ति की जो हमें कहीं भी ले जा सकती है। मैं सोचता हूँ कि हमने अपने भीतर एक हीन भावना की ग्रंथि पाल ली है। मेरा मानना है कि भारत को आज इस पराजित भाव को नष्ट करने की जरूरत है। हमें विजयी भाव रखने की आवश्यकता है जो हमें दुनिया में सही स्थान दिलाएगी। हमें उस भाव की जरूरत है जो हमें एहसास दिलाए कि हम एक महान सभ्यता के वंशज हैं। यदि ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो कोई भी हमें उचित स्थान को पाने से नहीं रोक सकता। कुछ और आगे देखें तो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही महान प्रतिभाओं का उदय हुआ। महान संगीतज्ञ संत त्यागराज स्वामीगल, मुत्थुस्वामी दीक्षिधर और श्याम शास्त्रीगल का उदय भी एक ही समय में दक्षिण भारत में 50 किलोमीटर के दायरे में हुआ। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन ने कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा साहित्य के क्षेत्र में ऐसे उत्तम नेताओं को जन्म दिया जो विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाओं की टक्कर के रहे हैं। हाल के वर्षों में भी दूरदृष्टि प्राप्त महान वैज्ञानिक हुए हैं। मैं विशेष रूप से डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा तथा विक्रम साराभाई से प्रभावित हूँ। मैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में इनके नेतृत्व के उन गुणों के बारे में और अधिक जानना चाहता था जिसके चलते ये राष्ट्र के विकास से जुड़े। ये महान वैज्ञानिक ही रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, आणविक ऊर्जा विभाग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसी महान संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं। डॉक्टर DS कोठारी असाधारण भौतिक विज्ञानी तथा खगोल भौतिक शास्त्री थे। वे ग्रहों के सदृश शीतल संघनित पिंड में दबाव पर पदार्थ के आयनीकरण के लिए जाने जाते हैं। यह सिद्धांत उनके गुरु डॉक्टर मेघनाथ साहा की ताप आयनीकरण के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूरक है। सन 1948 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त होने पर डॉक्टर DS कोठारी ने भारतीय रक्षा के क्षेत्र में एक विज्ञान की अच्छी खासी परंपरा डाली। उन्होंने सबसे पहले नाभिकीय औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ तथा प्रक्षेपास्त्र विज्ञान में शोध के लिए रक्षा विज्ञान केंद्र की स्थापना की। उन्हें भारत में रक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके सम्मान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक शोध पीठ का गठन किया गया है। डॉक्टर भाभा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी पर शोध किया था। सन 1930 से 1939 तक उन्होंने ब्रह्मांडीय विकिरण पर शोध कार्य किया। सन 1939 में उन्होंने बंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सर सीवी रमन के साथ काम शुरू किया। बाद में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जहां नाभिकीय और गणितीय विज्ञान पर खास जोर दिया जाता है। सन 1948 में उन्होंने आणविक ऊर्जा आयोग का गठन किया। उनकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप नाभिकीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक केंद्रों की स्थापना की गई, जिनमें नाभिकीय बिजली का उत्पादन या नाभिकीय औषधि संबंधी शोध कार्य किया जाता है। विज्ञान के इन संस्थानों ने अन्य कई प्रौद्योगिकी केंद्रों की भी स्थापना की, जिनमें परमाणु विज्ञान को प्रमुखता से शामिल किया गया। उक्त तीनों में सबसे युवा डॉक्टर साराभाई ने प्रायोगिक ब्रह्मांडीय किरणों के क्षेत्र में सर सीवी रमन के साथ काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान पर विशेष रूप से कार्य होता है। सन 1963 में
तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ने वायुमंडलीय शोध के लिए साउंडिंग रॉकेटों का प्रक्षेपण शुरू किया। डॉक्टर साराभाई ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया और इसके निदेशक बने। उनके प्रयासों से दूसरी कई संस्थाओं की भी स्थापना हुई, जो आज प्रक्षेपण यान, उपग्रह अभियान, प्रबंधन तथा अनुप्रयोग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इन तीनों भारतीय भौतिक शास्त्रियों ने जिन भौतिक अनुसंधान संस्थानों को शुरू किया, वे बाद में रक्षा प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के केंद्रों के रूप में विकसित हुए और इनके देश भर के केंद्रों में वर्तमान में 20,000 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। मैंने इन तीनों के बारे में एक बात जो देखी वह यह थी कि इन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को यह एहसास कराया कि विज्ञान देश के लिए क्या कुछ कर सकता है। जिस प्रौद्योगिकी से जनता को तुरंत लाभ पहुंचता है, उसे शासन द्वारा लागू किया जाना चाहिए, बगैर इस बात की परवाह किए कि कौन सा राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है। इन वैज्ञानिकों ने यह महत्वपूर्ण संदेश भी प्रसारित किया कि प्रौद्योगिकी के विकास तथा विज्ञान के क्षेत्र में नए नेताओं की प्रतिभा उभारने के लिए आधारभूत विज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। आइए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के समन्वित महत्व को समझने के लिए इनसे नेतृत्व के जांचे परखे गुणों के बारे में जानें। सन 1962 में डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर भाभा भूमध्य रेखा के आसपास अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। केरल में तुम्बा को सबसे उपयुक्त माना गया, क्योंकि वह भूमध्य क्षेत्र के नज़दीक होने के साथ साथ आयनमंडलीय शोध के लिए भी उपयुक्त था। लेकिन उस इलाके में बसे गांवों में हजारों मछुआरे रहते थे। वहां पर एक खूबसूरत सेंट मेरी मैगडलीन चर्च तथा बिशप हाउस भी था। परिणाम स्वरूप भूमि अधिग्रहण का काम आगे नहीं बढ़ सका। डॉक्टर साराभाई ने शनिवार के दिन बिशप रेवरेंड तथा डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मुलाकात कर भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया। यह सुनकर बिशप मुस्कुराए और उनसे अगले दिन मिलने को कहा। अगले दिन रविवार सुबह को आयोजित प्रार्थना सेवा में बिशप ने उपस्थित लोगों से कहा, मेरे बच्चों, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान कार्य के लिए इस जगह की जरूरत है जहां हमारा चर्च है और जिस जगह पर मैं काम करता हूं। विज्ञान उस सच को तलाशता है जिससे मानव जीवन समृद्ध होता है। धर्म का उच्च स्तर ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक उपदेशक मानव मस्तिष्क की शांति के लिए परम पिता परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि जो काम विक्रम कर रहे हैं और जो कार्य मैं कर रहा हूँ वह समान है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही मानव मस्तिष्क तथा शरीर की समृद्धि के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं। बच्चों, क्या हम वैज्ञानिक अभियान के लिए उन्हें ईश्वर का यह घर सौंप सकते हैं? इस पर पल भर की चुप्पी के बाद भीड़ से आवाज आई, आमीन, और देखते ही देखते पूरे चर्च में यह स्वर गूंज गया। डॉक्टर साराभाई के साथ सन 1963 से 1971 तक काम करना वास्तव में महान अनुभव था। तिरुवनंतपुरम अंतरिक्ष केंद्र में युवा इंजीनियर के तौर पर संयोजित प्रौद्योगिकी, विस्फोटक प्रणालियों तथा रॉकेट इंजीनियरिंग प्रणालियों पर काम करते हुए मुझे उनके नेतृत्व से काफ़ी ऊर्जा मिलती थी। हालांकि उस वक्त देश प्रौद्योगिकी के शैशव काल से गुजर रहा था, तो भी डॉक्टर साराभाई हमारे अपने उपग्रह प्रक्षेपण यानों को निर्मित करने का सपना देख रहे थे। उनका इस्तेमाल भारत की जमीन से रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सौर स्थित कक्षा में तथा संचार उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में भेजने के लिए जाना था। आज भू स्थित प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपण के साथ ही उनका यह सपना लगभग साकार हो चुका है। इसरो ने IRS तथा इनसेट प्रणालियों को चालू कर अंतरिक्ष के फायदों को आम आदमी तक पहुंचा दिया है। डॉक्टर साराभाई की अंतरिक्ष संबंधी दूरदर्शिता से संबंधित एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। अग्नि की उड़ान में मैंने इस घटना का संक्षिप्त वर्णन किया है। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान की डिजाइन परियोजना का काम
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में हुआ। रॉकेट के प्रत्येक चरण के डिजाइन, ताप कवच तथा मार्गदर्शन प्रणाली का काम चुनिंदा परियोजना प्रभारियों को सौंपा गया। मुझे SLV-3 के चौथे चरण अर्थात रॉकेट के उस ऊपरी चरण की डिजाइन परियोजना का काम सौंपा गया जो रोहिणी को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक अधिकतम गति उसे प्रदान करती। इस चौथे चरण के लिए ऐसी उन्नत सामग्री का प्रयोग होता है जो न्यूनतम वजन के बावजूद काफ़ी मजबूती देती है। सन 1970 में जब मैं इस ऊपरी चरण के डिजाइन पर काम कर रहा था तो डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद से मुझे फ़ोन कर बताया कि वे फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के अध्यक्ष प्रोफेसर हर्बर्ट कुरियन के साथ तिरुअनंतपुरम पहुंच रहे हैं। मुझसे चौथे चरण का ब्यौरा प्रोफेसर कुरियन के दल के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया। जब यह काम पूरा हो गया तो हमें पता चला कि SLV-3 के चौथे चरण को फ्रांसीसी डायमंड P4 प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। CNEC को प्रोपेलेंट के वजन से दुगनी एपोजी रॉकेट मोटर तथा जो डिजाइन हमने तैयार किया था उसी आकार की जरूरत थी। उसी बैठक में यह फैसला किया गया कि चौथे चरण को इस प्रकार नए सिरे से तैयार किया जाएगा कि वह डायमंड P4 तथा SLV-3 दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैंने इस घटना का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि जब यह फैसला किया गया था तब स्वयं हम भी डिजाइन तैयार करने के चरण में ही थे। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय पर डॉक्टर साराभाई का विश्वास इस हद तक था। इस चरण का विकास कार्य SLV-3 के अन्य चरणों से पहले शुरू हो गया। हमारी प्रेरणा को पंख लग चुके थे और पूरे जोर शोर से काम शुरू हो गया। दोनों दलों के बीच कुछ समीक्षा बैठकें हुई और अंततः चौथे चरण का काम ड्राइंग बोर्ड से आगे बढ़कर विकास के चरण तक जा पहुंचा। दुर्भाग्यवश सन 1971 में डॉक्टर साराभाई का निधन हो गया और उधर फ्रांस सरकार ने भी डायमंड P4 कार्यक्रम को रोक दिया। चौथे चरण के विकास के बाद अभी परीक्षण चल ही रहे थे कि एक नई आवश्यकता पैदा हो गई। दरअसल भारत ने एक छोटे आकार का संचार उपग्रह तैयार किया था जिसे यूरोप के एरियन प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाना था। इस संचार उपग्रह एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट के लिए SLV-3 चौथे चरण को बिल्कुल उपयुक्त पाया गया और सन 1981 में कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन के प्रक्षेपण के दौरान पेलोड में इसे शामिल कर लिया गया। डॉक्टर साराभाई द्वारा सन 1970 में जो बीजारोपण किया गया था वह वास्तव में एप्पल के भू स्थिर कक्षा में स्थापित होने तथा धरती पर स्थित केंद्रों से संचार कायम करने के साथ पूरा हुआ। एप्पल की सफलता ने साबित कर दिया कि प्रतिबद्ध वैज्ञानिक समर्थन युक्त अंतर्दृष्टि अपने उद्देश्य को प्राप्त करती ही है। इस उपलब्धि से देश के रॉकेट प्रौद्योगिकीविदों की जबरदस्त हौसला अफजाई हुई। भले ही स्वप्न दृष्टा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका स्वप्न तो साकार रूप ले चुका है। डॉक्टर साराभाई के सपने को प्रोफेसर सतीश धवन ने साकार किया। सन 1972 में इसरो का कामकाज संभालने के बाद प्रोफेसर धवन ने संगठन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की और उनके कार्य की बदौलत ही रिमोट सेंसिंग तथा संचार उपग्रहों के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने भारत समेत अन्य कई देशों के उपग्रहों को एक ही अभियान के तहत अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया। सन 1972 में जब मुझे SLV-3 के डिजाइन, विकास और रोहिणी को धरती के समीप की कक्षा में स्थापित करने के लिए पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के वास्ते परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया तो मैंने प्रोफेसर धवन से प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वह यह कि जब परियोजना निदेशक नियुक्त किया जाता है तो संपूर्ण संगठन, यहाँ तक कि इसरो का अध्यक्ष भी उसकी सफलता के लिए काम करता है। यह एक ऐसा सबक रहा जिसे मैंने अपनी सभी अगली परियोजनाओं के दौरान भी कारगर पाया।
विभिन्न परियोजनाओं पर 3 विभागों में 40 से भी अधिक वर्षों तक काम करने के दौरान जो कुछ अन्य बातें मैंने सीखी वह यह कि परियोजना के प्रमुख होने के नाते आप तभी सफल होंगे जब आप परियोजना को अपने आप से बड़ा समझेंगे। जब जब परियोजना प्रमुख खुद को परियोजना से बड़ा समझने लगता है तब तब काम पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अस्सी के दशक के शुरुआत में मैं इसरो मुख्यालय बंगलौर में प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों प्रणालियों के निदेशक के तौर पर काम कर रहा था और हम प्रक्षेपण यानों के प्रदर्शन तथा उनके किफ़ायती होने के विषय पर चर्चा किया करते थे। सन 1981 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने इसरो के अन्य केंद्रों की मदद से PSLV का एक रचना विन्यास विकसित किया जिस पर 2 बूस्टर लगाए गए थे। उड़ान के समय PSLV का वजन 400 किलोग्राम था। प्रोफेसर धवन इसके वैकल्पिक तथा अधिक सरल विन्यास का अध्ययन करना चाहते थे। मैंने तथा मेरे सहयोगियों ए शिवधन पिल्लई, N सुंदराजन और के पद्मनाभ मेनन ने आदर्श विन्यास के अभियान, प्रौद्योगिकी तथा संभाव्यता पर काम शुरू किया। दल ने कई विकल्प विकसित किए जिसमें उन्नत ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर युक्त कोर यान भी शामिल था तथा जिसमें SLV-3 की पहले चरण के रॉकेटों का प्रयोग किया गया था। इससे PSLV का वजन घटकर उड़ान के समय 275 टन हो गया। प्रोफेसर धवन लगभग हर रोज मेरे छोटे कमरे में आते जो उनके दफ्तर के नज़दीक ही था और तमाम संभावित विन्यासों पर विचार विमर्श किया करते थे। वे स्वयं सिस्टम इंजीनियरिंग और गणित की पृष्ठभूमि वाले अग्रणी वायुगति के विशेषज्ञ थे तथा अपने विचारों को ब्लैकबोर्ड पर दर्शाकर हमसे कुछ और मेहनत करने के लिए कहते। हमने PSLV के विकास की संभावनाओं पर भी विचार किया जिसमें GSLV के लिए क्रायोनिक इंजन प्रणाली और भू स्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण की संभाव्यता पर भी चर्चा की। प्रोफेसर धवन ने 2 सर्वाधिक पसंदीदा विन्यासों को विशेषज्ञों तथा इसरो के दल के साथ चर्चा के लिए चुना। लंबी अवधि की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक जांच पड़ताल और विचार विमर्श किया गया और मेरे दल द्वारा प्रस्तावित PSLV विन्यास को चुन लिया गया। प्रोफेसर धवन ने उपग्रहों तथा अनुपालन कार्यक्रम के मद्देनजर PSLV तथा GSLV के प्रचालन के भविष्य पर विचार करते हुए इस अद्भुत विन्यास का फैसला किया और इसरो के लिए अगले 15 वर्षों का खाका तैयार किया। मैंने प्रोफेसर नरसिंह के साथ मिलकर डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और उसमें प्रोफेसर धवन द्वारा चुनिंदा PSLV विन्यास पर आधारित उनके हाथों से तैयार यह खाका भी शामिल किया। 31 मई 1982 का दिन मेरी स्मृति में ताजा है। प्रोफेसर धवन ने गैर पारंपरिक तरीके से मुझे विदाई दी। उन्होंने भविष्य के प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए इसरो परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में मैंने इसरो के विभिन्न केंद्र निदेशकों के समक्ष अपने प्रक्षेपण यानों के किफ़ायती होने तथा उनके विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इसके बाद प्रोफेसर धवन ने यह भेद खोला कि उन्होंने मुझे DRDO को सौंप दिया है। इस फैसले ने वाकई मुझ में वह परिवर्तन ला दिया जिसके चलते मैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सका। PSLV काम कर रहा है और GSLV जल्दी ही काम शुरू कर देगा। इनके साथ ही हम प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बन गए हैं। यह सन 1980 के दशक में प्रोफेसर धवन की कल्पना के काफ़ी नज़दीक पहुंचाने जैसा है। उनके प्रयासों से ही इसरो की बुनियाद मजबूत हुई और अंतरिक्ष कार्यक्रम में संगठन का रुतबा बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इसरो की पहचान एक सफल संगठन के रूप में बनी। नेतृत्व को परखने का एक तरीका यह भी है कि उत्तराधिकारी एक कार्यक्रम को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। इसरो में प्रोफेसर UR राव तथा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने संगठन को नई सफलताएं और गौरव दिलाया है। सेवानिवृत्ति के बाद प्रोफेसर धवन अंतरिक्ष आयोग के सदस्य के तौर पर कार्य करते रहे और इस प्रकार
उस संगठन की मदद करना उन्होंने जारी रखा जिसे उन्होंने बनाया था। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर धवन ने अंतरिक्ष अभियानों से संबंधित अपने सपनों को अपने कार्यकाल में ही साकार होते देखा। जिन लोगों को उन्होंने पढ़ाया था उन्हें भी वे प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में स्थापित होते हुए देख पाए। वे वास्तव में महान व्यक्तित्व थे। DRDO में आने के बाद मैंने वहां प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम शुरू किया। एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के दौरान मुख्य जोर अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र डिजाइन करने पर जोर दिया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रही और इसके सटीक निशाने, विश्वसनीय प्रदर्शन तथा युद्ध कौशल ने इसे प्रयोगकर्ता के नजरिए से बेहतरीन साबित किया है। SLV-3 का पहला चरण भी लंबी दूरी के मारक के तौर पर अग्नि के लिए तैयार कर लिया गया। यह मेरे दल द्वारा सन 1981 में विकसित कार्यक्रम REX से तैयार किया गया। पृथ्वी तथा अग्नि उत्पादन और शामिल करने के चरण में है। त्रिशूल जमीन से जमीन पर मार करने वाली और आकाश आधुनिक मिसाइल है। तीसरी पीढ़ी की टैंक विरोधी मिसाइल नाग का ऐसी मिसाइलों की श्रेणी में दबदबा रहेगा। अंतरिक्ष तथा प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों में कार्य की जटिलता के कारण देरी की संभावना होती है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। विदेशी विक्रेताओं तथा भारत स्थित उनके सहयोगियों को भारत द्वारा मिसाइल प्राप्त करने के फैसले को प्रभावित नहीं करना चाहिए। स्थापित संस्थानों के साथ अपने अनुभवों से मैंने निष्कर्ष निकाला है कि भारत के पास इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी विकसित करने की क्षमता है। भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था से कारगर तरीके से निपटना जानता है और वह ऐसा करके उन लोगों को जो हमें हटाना चाहते हैं यह जता सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मिसाइल प्रणाली के डिजाइन चरण को तैयार करने की क्षमता विकसित होने के बाद मैंने IGMDP से आगे बढ़कर देखा। तब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही स्वाभाविक परिणति लगी, जो सामरिक युद्धों के लिए अत्यावश्यक है। हमारी संस्था ने एक रूसी संस्थान NPO माशिनोस्त्रोयेनिया के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली विकसित करने का समझौता किया है। यह भागीदारी मैत्री और समान योग्यता के आधार पर तय की गई है। मुझे NPO माशिनोस्त्रोयेनिया के महानिदेशक और हमारे समय के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर HA येफ्रोमोव के साथ बिताया समय याद आ रहा है। उन्होंने 7 प्रकार की क्रूज मिसाइलें तैयार की और उन्हें रूसी नौसेना में शामिल करवाया। सन 1990 के दशक की परिस्थितियों में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना में भारत तथा रूस के बीच संयुक्त उपक्रम स्थापित करना डॉक्टर येफ्रोमोव तथा मेरे लिए एक जटिल सवाल बन गया था। जब कभी मैं डॉक्टर येफ्रोमोव से मिलता तो वे मुझे प्रोफेसर धवन या रॉकेट प्रौद्योगिकी के जनक डॉक्टर वर्नर फॉन ब्राउन की ही तरह महान वैज्ञानिक लगते। डॉक्टर येफ्रोमोव मुझे अपने उन प्रौद्योगिकी केंद्रों में भी ले गए जो आमतौर पर किसी विदेशी को नहीं दिखाए जाते हैं। उन्होंने सचमुच मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार रखा और अपनी प्रयोगशाला में मेरे लिए भारतीय भोजन की व्यवस्था करवाई। मैं उन्हें हैदराबाद में उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी केंद्र अनुसंधान केंद्र इमारत में ले गया। वे भारत की प्रगति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हमारे वैज्ञानिक मस्तिष्क एकाकार हो गए और हमारी दोस्ती फलने फूलने लगी। हमने अपने संयुक्त उपक्रम को ब्रह्मपुत्र तथा मॉस्को नदियों के नाम पर ब्रह्मोस कहा। शिवथनु पिल्लई, रामानाथन, वेणुगोपालन और वाइस एडमिरल भारत भूषण ने रूसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस संयुक्त उपक्रम को अंतिम रूप दिया। रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला के प्रोपल्सल वैज्ञानिक वेणुगोपालन को परियोजना निदेशक बनाया गया। इस तरह एक नए किस्म का संयुक्त उपक्रम अस्तित्व में आया, जिसने दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदायों को उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित शस्त्रों के डिजाइन,
विकास, उत्पादन तथा विपणन के क्षेत्र में एक साथ ला खड़ा किया। जिस प्रकार दोनों दलों को इससे खुशी मिली, उसी तरह मेरे लिए भी यह प्रसन्नता का विषय था। चंडीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण स्थल से 12 जून 2001 को ब्रह्मोस की पहली उड़ान संयुक्त उपक्रम की प्रगति को दर्शाने वाली मील का पत्थर साबित हुई। 28 अप्रैल 2002 को दूसरी उड़ान ने पहली के नतीजों की पुष्टि कर दी और इससे हमारा उत्साहवर्धन भी हुआ। डॉक्टर येफ्रोमोव और मुझे प्रसन्नता है कि भारत तथा रूस ने महसूस किया कि यह संयुक्त उपक्रम दो मित्र देशों के उन्नत हथियारों का निर्माण करने तथा विश्व बाजार में प्रवेश के लिए करीब लाने का माध्यम बना। कथित विकसित देशों से पहले ही उन्नत हथियार प्रणाली के विपणन का मेरा सपना ब्रह्मोस के जरिए पूरा होगा। भले ही तब मैं इसके परिदृश्य से दूर रहा हूँ, पर जिस टीम का मैंने गठन किया था उसने पूरे भरोसे के साथ काम किया है। मैं खुश हूँ। मैंने देश के दुग्ध पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन की लिखी पुस्तक एन अनफिनिश्ड ड्रीम पढ़ी थी। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि यह सब अचानक ही हुआ कि मैं डेयरी उद्योग से जुड़ गया, लेकिन ब्रिटेन के विशेषज्ञ की यह टिप्पणी की जीवाणुओं की उपस्थिति के लिहाज से लंदन की सीवर लाइनों का पानी भी बम्बई के दूध से बेहतर होता है, युवा कुरियन को चुनौतीपूर्ण लगा और वे डेयरी उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए जी जान से जुट गए। नतीजतन दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत आज अग्रणी देशों में है। आनंद यात्रा के दौरान मुझे उनके साथ एक दिन बिताने का मौका मिला। अमूल डेयरी का दौरा करते हुए मैंने नियमित कामकाज में आए मूल्यवर्धन को देखा। इस सहकारी तंत्र ने दूध के बाद अन्य उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर, आइसक्रीम वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया है। इन प्रयासों ने आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में भी उसकी स्थिति को मजबूत बना दिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि उनके अनुसार देश को विकास की राह पर अग्रसर करने का निश्चित तरीका क्या है, तो उनका जवाब था, आपको हमारे युवा पेशेवरों तथा देश के किसानों के रूप में उपलब्ध संसाधनों के बूते पर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको शामिल किए बगैर हम सफल नहीं हो सकते। उनकी भागीदारी होने पर हम असफल भी नहीं होंगे। मैं हैदराबाद के भारत अमेरिकी कैंसर संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर काकरला सुब्बा राव के साथ अपनी बैठक का भी जिक्र करना चाहूँगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या कैंसर असाध्य अभिशाप है। 77 वर्षीय अल्बर्ट आइंस्टीन रेडियोलॉजी प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि आनुवंशिकी के जरिए कुछ ऐसे गुण हमें विरासत में मिलते हैं जो हमें इस रोग का शिकार बना सकते हैं, लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि इस बीमारी का हमें शिकार बनना या इससे हमारा बचाव काफ़ी हद तक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी निर्भर करता है। हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है, इस विषय पर जारी शोध ने साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी अर्थात मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया है। एक क्षेत्र में हो रही खोजों से कैंसर, एड्स, CFIDS तथा प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित अन्य रोगों के मरीजों के लिए उम्मीद बंधी है। मस्तिष्क तथा हृदय के आपसी संबंधों पर आधारित साइकोन्यूरोकार्डियोलॉजी तथा रक्त संबंधी विकारों जैसे हीमोफीलिया में रक्त के जमाव की समस्या आदि में मस्तिष्क के प्रभाव अर्थात साइकोन्यूरोहेमेटोलॉजी जैसे नए शोध के विषय भी सामने आ रहे हैं। यह है विचारों की ताकत। ये कुछ ऐसे रोग हैं जिनके लिए सघन इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन इस क्षेत्र में भी चिकित्सा प्रणाली यह स्वीकार करती है कि हमारा मस्तिष्क प्रमुख भूमिका निभा सकता है।